गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है 11वीं क्लास की, उसका पहला पार्ट का जो है संविधान क्यों और कैसे पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग उसका जो शेष भाग था पार्ट 2 उसको पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग पूर्व की कक्षा में जो है हम लोग यह जान लिए हैं कि संविधान क्या है, संविधान की विभिन्न परिभाषाएं हम लोग जान गए हैं, संविधान का वर्गीकरण समझ लिए थे, उसकी विशेषताएं समझ लिए थे। आज आइए हम लोग चलते हैं कि संविधान का जो शेष भाग है उसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि शक्तियों का जो है बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा जो है संविधान के द्वारा कैसे किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है संविधान सभा की जो है द्वारा संविधान सभा द्वारा संविधान का जो है निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, ठीक है। तीसरा आज हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान सभा की आलोचना भी बहुत सी की गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा की आलोचना पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग आज चौथी जो मुख्य चीज़ पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे हम लोग विभिन्न संविधानों से जो है उपबंध जो हमारे के यहाँ लिए गए हैं उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। विभिन्न संविधानों के विशेष जो प्रावधान है उसकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद कुछ तथ्य की चर्चा करेंगे तथा निष्कर्ष पे हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे, और इस प्रकार जो है आज आपका यह पाठ जो है समाप्त हो जाएगा। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा चलते हैं स्लाइड्स की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आइए, इन चीज की चर्चा अभी जस्ट हमने अभी कर दी है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि शक्ति का जो बंटवारा है वह 3 प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। आइए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि विधायिका कहने का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें सेंटर की, केंद्र सरकार की, तो वहाँ पे विधायिका का मतलब संसद से लगाया जाता है, और उसके 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है और दूसरी राज्यसभा होती है। उसी प्रकार कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका का जो हेड होता है, संवैधानिक रूप से जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पर उनकी देखिए तस्वीर लगाई गई है रामनाथ कोविंद जी की, जिससे आप समझ पा सकते हैं कि कार्यपालिका का हेड कौन है। न्यायपालिका की बात अगर करें तो यह न्यायपालिका की यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर लगाई गई है, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हमारा संविधान के तहत जो है स्वतंत्र न्यायपालिका जो है सर्वोच्च कोटि का वह किस प्रकार दिखता है। देखिए एक और यहाँ पर स्लाइड्स आपको उसी का जो है डिफाइन करने के लिए जो है फिर से दिखाया गया है। यहाँ देखिए यह संसद भवन की फोटो है जिसको आप विधायिका के नाम से जानेंगे। यहाँ पर देखिए कार्यपालिका जो है वह, यहाँ देखिए आप इसको संवैधानिक रूप से प्रधान मानेंगे और इसको जो है वास्तविक रूप से प्रधान मानेंगे। आप चित्र को आप खूब आराम से पहचान पा रहे होंगे कि यह जो है हमारे राष्ट्रपति हैं और यह प्रधानमंत्री हैं। जहाँ तक बात है न्यायपालिका की, तो ये न्यायपालिका जो होती है वह मुख्य रूप से जो है स्वतंत्र होती है और एकीकृत न्यायपालिका है, अर्थात जो है इसका ही गाइडलाइंस जो है सारे कोर्ट्स, सारे न्यायालयों में मान्य होता है। चलिए थोड़ा सा हम जो है और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम पहले बोर्ड पर लेकर चलते हैं आपको, और जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को है और विशेष से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि सरकार का जो होता है 3 अंग होता है। कितने अंग होते हैं बच्चों? 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका, ठीक है। चलिए विधायिका कहने का मतलब अभी जस्ट हम बताए थे कि उसका कहने का मतलब होता है केंद्र में संसद। संसद के कितने भाग होते हैं? 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा।
जब अगर बात करा जाए कंप्लीट संसद की, तो आप यह जान लीजिए कि संसद जो है केवल लोकसभा और राज्यसभा से नहीं निर्मित होती है। कैसे निर्मित होती है? उसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और उस पर उसके बॉस जो होते हैं वह कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद तब तक वह अधिनियम नहीं बनता है, जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बच्चों नहीं हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई परेशानी? चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कार्यपालिका की ओर। जो दूसरा उसका भाग जो है, दूसरा जो पार्ट जो है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कार्यपालिका की जस्ट अभी हम लोग चर्चा किए थे कि सबसे टॉप जो होता है संवैधानिक प्रधान जो होता है वह कौन होता है बच्चों? वह राष्ट्रपति होते हैं। उसके नीचे कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उसके नीचे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए जो होते हैं एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जिसे हिंदी में मंत्री परिषद के नाम से बच्चों जाना जाता है। ठीक है, समझ में बात आ रही है? अब देखिए, थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि मंत्री परिषद जो होता है वह कैसे कार्य करता है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखिए यहाँ पर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो है 4 प्रकार के जो है सहयोगी प्रधानमंत्री के होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरे होते हैं उप मंत्री, तीसरे होते हैं राज्य मंत्री, और चौथा जो होता है जनरल सेक्रेटरी होते हैं, जिनकी सहायता से जो है पूरा मंत्रिपरिषद, पूरी प्रधानमंत्री की टीम जो है कार्य करती है। अब यह जान लें आप कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वह बहुत ही प्रमुख विभागों के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं, जैसे आपका रेल हो गया, जैसे आपका वित्त हो गया, जैसे आपका विदेश विभाग हो गया, आदि आदि। इन जो प्रमुख चीजें हैं उनके प्रधान जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। जहां तक बात है उप मंत्री की, तो उप मंत्री जो होते हैं, इसको समझने के पहले आप राज्य मंत्री को समझ लें, या इसको स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी जाना जाता है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के रूप में भी जाना जाता है, जो कैबिनेट मंत्री की बच्चों क्या करते हैं? सहायता करते हैं। लेकिन इनको जब कभी विशेष रूप से किसी कार्य की जिम्मेदारी भी दी जाती है, ठीक है। और यह उप मंत्री जो होते हैं वह उप मंत्री जो है कैबिनेट और राज्य मंत्री की बच्चों प्रशासनिक सहायता करते हैं, जो डेली रूटीन होता है एडमिनिस्ट्रेशन का उसकी सहायता करते हैं। और यह जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं वह भी इनके कार्यों में मदद करते हैं, और जितना भी साइनिंग का जो पावर होता है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। हालांकि 1967 के बाद से जो है यह व्यवहार में नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा न्यायपालिका की ओर हम लोग चलते हैं। हम लोग अभी जस्ट बात किए थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है न्यायपालिका की, और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? आज जो वर्तमान रूप में हम देखते हैं न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, वह जो है 28 जनवरी 1950 को जो है आई थी इस व्यवस्था में, ठीक है। और यह 124 से 147 तक जो है अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके नीचे अगर बात करें हम हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की, तो यह प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है संविधान के अनुसार। परंतु विशेष परिस्थिति में एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही कोर्ट जो है कार्य करती है, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर इसके नीचे हम लोग बात करें तो बच्चों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वह प्रत्येक जिला में होता है, और ये सारे जो होते हैं, चाहे वह हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्ट और होते हैं इनके सहयोग के लिए। ये सारे जो है हाई कोर्ट के नियमों का पालन करने के लिए क्या होते हैं? बाध्य होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं, स्लाइड्स की ओर चलते हैं। देखिए अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे हम विधायिका के, इसके पूर्व का स्लाइड आप देखें, यहाँ पर तीनों अंग है। उसके बाद जो है हम इसको आपको अलग अलग करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि विधायिका का एक भाग जो था सरकार के जो है सहयोगी भाग, उसके जो है
लोकसभा, उनकी देखिए तस्वीर लगाई गई है ताकि आपको बेसिक जो है मैप आपके दिमाग में बन सके। ये आप टीवी चैनल, अगर आप लोकसभा राज्यसभा टीवी देखते होंगे तो वहां पर डेली जो है इसका आप आनंद ले सकते हैं। राज्यसभा है और उसके टॉप में जो बच्चों है वह राष्ट्रपति होता है। यह ध्यान रखेंगे कि यह तीनों के मिलन से ही संसद निर्माण होती है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा ही संसद बनती है। नहीं, जब तक राष्ट्रपति उसमें शामिल नहीं होगा तब तक सदन का निर्माण कंप्लीट नहीं होगा, संसद नहीं बनेगी। चलिए ठीक है, अभी देखिए इसकी चर्चा हम जस्ट अभी कर लिए थे ब्लैक बोर्ड पे, बताने की फिर से आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख लें। यहाँ हमारे राष्ट्रपति हैं, उसी प्रकार दूसरे स्तर पर वेंकैया नायडू जी हैं, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री की पिक्चर लगी है, और यह जो अभी अब जस्ट चर्चा किए थे कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की, ये सब इसमें दिखाया गया है। चलिए फिर से हम लोग चलते हैं थोड़ा सा न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय की पिक्चर, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की पिक्चर, ठीक है। यह देखिए पटना हाई कोर्ट की पिक्चर लगाई गई है। आप लोग बताइएगा कि इसका स्थापना जो है कब हुई थी। उसी प्रकार अगर हम अपने गया जिले की बात करें तो यह व्यवहार न्यायालय की तस्वीर लगाई गई है जो जिले के एक कोर्ट के रूप में कार्य करता है। चलिए दूसरे प्रकार का जो तरीका है वह समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं। शक्ति का जो बंटवारा किया गया है उसको जो है थोड़ा सा आप समझ लें। यहां केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब देखिए केंद्र सरकार हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में है, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नियंत्रण में अभी कार्य कर रहा है। और अगर बिहार सरकार की बात करें तो वह नीतीश सरकार जो है अभी में है, अभी वर्तमान में। अगर बात स्थानीय सरकार की करें तो देखिए तीनों सरकार की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है और वह अपने अपने क्षेत्र में जो है बढ़िया से जो है कार्य कर रही है। बात करें अगर स्थानीय सरकार की तो यह आपको डेली रूटीन में भी जो है आपके आसपास घर पर जो है देखने को मिल जाता होगा। यह स्थानीय सरकार जो है इसका मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर दूं कि इसकी जो है व्यवस्था कैसे आई। तो यह व्यवस्था 1951-52 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो एक शुरू किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हुआ करते थे उनके द्वारा। और जब वह व्यवस्था सफल नहीं हो सकी बच्चों, तो एक बलवंत राव मेहता कमेटी गठित की गई जो यह क्यों सफल नहीं हो सका उसके बारे में जांच करने के लिए आई थी। तदुपरांत अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी आदि आदि विभिन्न समितियां आई और अंततोगत्वा 73वां संविधान संशोधन जो हुआ उससे इसको संवैधानिक दर्जा बच्चों प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए तीसरा जो तरीका है शक्तियों का बंटवारा का, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए संघ सूची, राज सूची और संपत्ति सूची, तीन तरह की सूची जो है बच्चों वह दिखा करके पूरे संविधान के शक्तियों को बांटने का प्रयास किया गया है। केंद्र सूची जो होती है उस पर केंद्र सरकार संविधान कानून बनाती है। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाता है। संपत्ति सूची के जो विषय होते हैं बच्चों उस पर जो है दोनों कानून बनाते हैं। परंतु अगर दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो केंद्र सरकार का जो है वह नियम मान्य होता है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें देख लीजिएगा। जब संविधान हमारा बना था उस समय भी 97 विषय उसमें थे और आज भी 97 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में जो है 66 विषय हुआ करते थे। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी के समय में, उस समय इसके 66 विषय में से 5 विषय हटा करके संपत्ति सूची में चले गए। तो संपत्ति सूची में जाने के बाद इसकी संख्या जो रह गई वह बच्चों घट कर क्या हो गई, 61 हो गई। और यही जो पहले 47 था 5 बढ़ा तो वह क्या हो गया, 52 हो गया। यहां देखिए ये जो 5 सब्जेक्ट ऊपर से जो लिखे गए हैं वह यही सब्जेक्ट हैं जो पहले कभी इस विषय में हुआ करते थे। यह ध्यान रखेंगे आप लोग। यह शिक्षा, वन, बाट एवं माप, जंगली जानवर पक्षी की सुरक्षा, न्याय प्रशासन, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये परीक्षा में आपको एकदम अनिवार्य रूप से यह प्रश्न दिख जाएगा कि शिक्षा किस सूची में दर्ज है। अभी मैं कल ही एक सेट बना रहा था उसमें इस चीज का जिक्र जो है आया था, वो हैदराबाद पीएचडी इंट्रेंस का वो सेट था। तो मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूं कि ये स्लाइड्स में जो चीज दिया हुआ था ना वो आपको सिर्फ ज्यादा मटेरियल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नहीं दिया जाता है, यह वही दिया जाता है जो आपके एग्जाम्स के लिए काम आए।
तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जो पढ़ाया जाता है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान कैसे बना। संविधान जो है वह बनाने में एक संविधान सभा की गठन की गई थी और उस संविधान सभा में कई सारी समितियां थी बच्चों। तो उन समितियों में 8 ऐसी समितियां जो थी वह काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करी थी संविधान बनाने में, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो 8 संविधान समितियां हैं वहां इसकी सूची दी गई है। और यहां से आपको एग्जाम्स में जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेगा। जैसे अगर बात करें हम प्रारूप समिति की, तो यह क्वेश्चन तो ना पता कितने एग्जाम्स में पूछा गया होगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर जो है ये आप याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके जो है अध्यक्ष थे, संघ समिति की, संघीय संविधान समिति की। आपका जो है मूल अधिकार से संबंधित जो था वो सरदार पटेल उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आपको याद करने के व्यू से यहाँ पर यह संविधान की चीजें जो है समितियों का जो है अध्यक्ष का सूची एक दी गई है। चलिए संविधान का निर्माण कैसे हुआ, थोड़ा सा हम लोग बोर्ड पर एक बार फिर से चलते हैं और आपका इसका फैक्चुअल जो चीजें हैं वह आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, लेकिन जब मैं बोर्ड पर एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताऊंगा तो वह चीजें आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगी। देखिए हमारा जो संविधान बना था तो उसके पीछे का बैकग्राउंड जानने के लिए जो है हम लोग चलते हैं 1934 में। सबसे पहले 1934 में चलते हैं और एक महानुभाव जो थे एम.एन. रॉय, इनका नाम आता है बच्चों। यह कौन थे, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने साम्यवादी दल जो है उनकी स्थापना की थी और यह वामपंथी विचारधारा के थे। 1925 में जो है इन्होंने इनकी स्थापना की थी और यह यूएसएसआर भी जाते हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ से सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। इन्होंने जो है सर्वप्रथम 1934 में यह मांग की थी। यह पहले आप जान लीजिए कि यह जो है पहले कांग्रेस में भी शामिल हुआ करते थे, लेकिन बाद में उससे अलग हो जाते हैं ये। तो 1934 में जब यह मांग करते हैं कि भारत का एक क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या होता है 1935 का समय आता है और कांग्रेस के द्वारा जो है बच्चों इसे स्वीकार कर लिया जाता है कि ठीक है भारत का एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग। इसका क्रम जो है, हालांकि क्रम आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या घटना हुई, फिर भी मैं आपको अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास इसलिए करता हूं कि आपको यह चीजें याद रहें। चलिए अब आता है 1938 का साल और इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा करते हैं कि भारत का एक संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान बनेगा तो क्या होगा, भारत का एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, अब फिर आते हैं 1940 में। 1940 में जब यह मांग स्वीकार कर ली जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसी को बच्चों अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जब यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर 1942 में आप जानते होंगे कि क्रिप्स मिशन आता है संविधान संबंधी कार्य को निपटाने के लिए। ठीक है, परंतु यह सफल नहीं हो पाता है और मुस्लिम लीग का जो मांग हुआ करता था उस समय अलग राष्ट्र की और अलग संविधान सभा की, वह एक्सेप्ट नहीं करता है और यह वापस चला जाता है। फिर क्या होता है 1946 का समय आता है और बच्चों कैबिनेट मिशन आती है। कैबिनेट मिशन आती है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चलते हैं क्योंकि काफी नीचे हो जाएगा, आपको समझने में परेशानी होगी। कैबिनेट मिशन आता है, वह कब आता है, यह आता है बच्चों नवंबर 1946 में। ठीक है, थोड़ा सा जान लें कि इसमें इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है। तो कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसके जो सदस्य थे वह सारे कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे ब्रिटिश सरकार में। ठीक है, और इसके मेंबर कौन कौन थे वह भी थोड़ा सा आप लोग जान लें।
तो थे एबी अलेक्जेंडर, दूसरा थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और तीसरा जो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है बच्चों, ये तीन इसके सदस्य थे और तीनों जो कौन थे, वो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। इस कारण से इसको जो है कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। अब यह भी जो आई, यह कमेटी जो आई, यह भी मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी कि जो है राष्ट्र का विभाजन कर करके 2 संविधान सभा बनाई जाए, लेकिन यह मुस्लिम को राजी करने में सफल हो गई। संविधान सभा का इसी समिति के अनुशंसा पर जो है गठन किया गया, और यह गठन जो हुआ बच्चों, वह कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 6 दिसंबर 1946 को गठित हुआ, और इसकी पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई, और अंतिम रूप से हम लोग जानते हैं कि 26/11/1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, स्वीकार हुआ था। तो वह बैठक जो है अंतिम बैठक के रूप में जानी जाती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब हम लोग यह जान लिए। इसके बाद थोड़ा सा और यहाँ जानते हैं कि यह योजना के बाद जो है एक और योजना आई थी, वह योजना कही जाती है माउंटबेटन योजना। क्या कही जाती है? माउंटबेटन योजना। इसका दूसरा नाम जो है वह जून योजना के भी नाम से जाना जाता है। भ्रम में नहीं पड़ना है कि अगर जून योजना पूछा जाए तो कौन योजना होती है। और यह कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी, इसलिए इसको जो है जून योजना के भी नाम से जाना जाता है। और इस योजना के तहत जो है भारत और पाक का अलग अलग बंटवारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसका डाटा का जो संविधान सभा का जो है वह मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे कैसे जो है कितने लोग आए थे, कितने लोग से बन करके कमेटी बनी थी, संविधान सभा बनी थी, उसकी चर्चा मैं करता हूं। शायद आपको समझने में उससे सहूलियत होगा। देखिए, जब 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी, उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे बच्चों, वो कितने थे? 389। ठीक है, कैसे कैसे 389 थे? तब हम लोग जान ले कि 296 जो थे वह कौन थे? वह ब्रिटिश प्रांतों से थे। कहां से थे? ब्रिटिश प्रांतों से। और ये कौन थे? रियासत जो थी, राजाओं की जो एरिया हुआ करता था, उससे जो है 93 सदस्य हुआ करते थे। फिर अगर इसका हम लोग बंटवारा करें तो इसमें 292 ऐसे जो थे वह 11 प्रांतों से, ब्रिटिश सरकार की जो हुआ करती थी उससे थे, और 4 जो थे आयुक्त का जो एरिया हुआ करता था उसके से थे। ठीक है, जब इसका विभाजन कर दिया गया तो इसकी संख्या जो है वह घट करके कितनी हो गई? 299 हो गई। 389 से 299 हो गई। अब 299 जो है जब 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किया गया, उस समय बच्चों याद रखेंगे आप कि मात्र कितने सदस्य उस पर हस्ताक्षर किए थे? 284। ठीक है, यहां पर देखिए थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि जब इस 296 पे चुनाव हुआ था संविधान सभा का, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखेंगे कि संविधान सभा के जो भी सदस्यों का जो इलेक्शन हुआ था वह प्रत्यक्ष तरीके से बच्चों नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है उनका नहीं हुआ था। भारतीय जो नागरिक थे उन्होंने उसमें भाग प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया था। कैसे हुआ था उनका निर्वाचन? तो प्रांतीय जो विधानसभा हुआ करती थी उस समय, प्रांतीय जो विधानसभा हुआ करती थी उनके सदस्यों के द्वारा इस संविधान सभा हेतु जो है सदस्य चुने गए थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 296 जो सदस्य संख्या थी जिसके लिए चुनाव हुआ था, उसमें 208 जो है वह कांग्रेस को मिला था बच्चों,
15 जो है अन्य जो दल थे, ऐसा नहीं है कि उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस ही हुआ करती थी, उसमें छोटे छोटे दल भी थे, जैसे कम्युनिस्ट दल था, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पार्टी हुआ करती थी, यूनियन लिस्ट एक दल हुआ करता था। इस तरह से करके छोटे छोटे दल थे जो कुल मिलाकर के 15 सीट लेकर के आए थे, और शेष जो 73 सीटें हैं वह मुस्लिम लीग को बच्चों प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़े। आशा करते हैं कि इन चीज़ों से आपको संविधान सभा के फैक्ट्स को जो है समझने में मदद मिली होगी। आते हैं हम लोग स्लाइड्स की ओर और थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं उन सब की चर्चा मैंने अभी जस्ट आप लोग से की है। देखिए 10 लाख पर जो है एक सीट की बात की गई है। मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 समुदाय में जो है वह जो है सभी सीट बटा हुआ था, और उसकी जो निर्वाचन जो हुआ था वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मतपत्ति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यह याद रखेंगे, यह ऊंची कक्षाओं में भी यह प्रश्न बच्चों आते रहता है। ठीक है, देखिए 3 जून की योजना जो है माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर जो है यह चुनाव जो है नहीं हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर फैक्चुअल चीज है कि अनुसूचित वर्ग के जो सदस्य थे वहां पर मात्र 26 हुआ करते थे, और 82% सीट जो थी जब मुस्लिम उससे अलग हो गई थी उस समय कांग्रेस के सदस्य वहां पर मौजूद थे। ठीक है, अब संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें हम लोग, तो उद्देश्य प्रस्ताव आप जान लीजिए, पूर्व में भी मैं यह आपको बताया हूं कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह हमारे प्रस्तावना जो है अभी जस्ट उसी का रूप है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, और उस समय यह कल्पना की गई थी जो है भारत एक संप्रभु होगा, उसमें जो है जो सदस्य शामिल होना चाहेंगे वह हो सकते हैं, और उसके सदस्यों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो बात की गई है प्रस्तावना में वह सारी चीजें इसमें दर्ज है। सारी शक्तियों का स्रोत जो होगा वह कौन होगा? जनता होगी। राज्य सरकारें होंगी, वह अपने अधीन क्षेत्र में जो है कार्य कर सकती हैं। ऐसी चर्चा उसमें जो है की गई है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके रक्षा की जाएगी, और देश की अखंडता को जो है सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मानव कल्याण और विश्व शांति यहाँ का हमेशा से एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है भारत के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान सभा की जो है आलोचना क्यों की गई। अभी तक हम लोग 2 चीजें पढ़े, शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ, और क्या पढ़े, उसकी जो है फैक्चुअल चीजें पढ़े, और संविधान निर्माण कैसे हुआ वो जाने। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि संविधान की जो है आलोचना किन कार्यों से की गई। कहा जाता है कि यह जो है प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्यों इसकी आलोचना ऐसे की गई? क्योंकि यहाँ जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है इसका चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, इसे राजनीतिक और वकीलों का भी संगठन कह करके इसकी आलोचना की जाती है। उस समय एक बैरिस्ट्री पढ़ने का जो है ना बहुत ट्रेंड चला हुआ था, और बहुत से लोग जो है इस पढ़ाई को किया करते थे, जैसे आज अभी इंजीनियर, डॉक्टर्स बनने के लिए लोग हमेशा प्रयास करते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि इसमें संप्रभुता का भी अभाव था। ब्रिटिश सरकार से जो है पूछ कर करके ही, उसकी इजाजत लेकर के ही कार्य किए जाते थे। लेकिन यह जो है सारी एक अलग व्यक्ति विशेष की बात कही गई है, और किसी चीज की आलोचना तो होती ही होती है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहां तक बात है निराजुद्दीन अहमद जो कहते हैं कि यह जो है अपवहन समिति थी, यह इसमें जो है काफी समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया। इसमें बच्चों 64 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे, और 60 देशों के संविधानों का अध्ययन जो है हमारे संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य लोग जो थे उस समय किए थे, और वहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको लगी कि यह हमारे देश के लिए जो है जोड़ा जाना चाहिए, और तब उसको जो है काफी विचार विमर्श के बाद एक डिबेट्स हुआ करता था। वहां पर 114 बैठकें हुई हैं उसको किसी भी पार्ट्स को जोड़ने के संबंध में, और टोटल 11 सत्र जो है चले हैं। हम लोग जान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर कि अमेरिका का संविधान विश्व का जो है ऐसा संविधान है जो सबसे छोटा भी है, और मात्र उसको 4 महीने में ही बना दिया गया था।
चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग चलते हैं। कांग्रेस का प्रभुत्व कहकर जो है इसको जो है आलोचना की जाती थी और कहा जाता था कि संविधान सभा जो है एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और संविधान कांग्रेस ही सभा है और कांग्रेस ही भारत है। ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसकी 82% जो सीटें थी वह क्या थी? कांग्रेस के सदस्य उसमें हुआ करते थे। एक और इसकी आलोचना की जाती है बच्चों कि वह हिंदुओं का प्रभुत्व था, उसमें हिंदू लोग ज़्यादा हुआ करते थे, उसके और जो धर्मों के जो लोग थे उसकी जो है उपस्थिति बहुत कम थी। विस्कॉन्ट महोदय ने तो इन्हें हिंदुओं का निकाय तक कह दिया था और चर्चिल महोदय जो थे वह भारत के एकल एवं एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन इसको कह करके संबोधित किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि किन किन देशों से कौन कौन सा प्रोविजन हमारे संविधान में ऐड किया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन का प्रभाव हम लोग पर बहुत दिनों से रहा है, उनसे क्या क्या चीजें हम लोग लिए हैं यह जानने का थोड़ा प्रयास हम लोग करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि वर्तमान सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का जो फैसला होता है FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यह सुविधा जो है यह प्रचलन जो है हमारे प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है उसमें लागू है, मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है उसमें लागू है। क्या होता है इसमें? जो भी कैंडिडेट एक भी सीट किसी से अधिक लेकर के आ जाते हैं वह विजेता होता है, जबकि अन्य जो चुनाव पद्धतियां हैं उसमें इस तरह की चीजें नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा आप लोग का तीसरा चैप्टर है 11वां क्लास में, उसमें इन सारी चीजों की जो है चर्चा की जाएगी कि और कौन कौन से तरीके हैं किसी भी चुनाव को संपादित करने के लिए। ठीक है, सरकार का संसदीय स्वरूप इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पूर्व में ही बात कर चुके हैं। कानून के शासन का विचार, तो जैसा यहां पर संविधान होगा उसी के अकॉर्डिंग शासन करने का जो है कार्य किया जाएगा, अपने से उसमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे विधायिका के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार बच्चों यह भी आप जान लें कि प्रत्येक राज्य में भी विधानमंडल होती है, वह 1 सदनीय भी हो सकती है और 2 सदनीय भी हो सकती है, वह राज्य सरकार पर डिपेंड करती है। और बिहार में 2 सदनीय व्यवस्था है, एक विधानसभा है और दूसरी विधान परिषद है। तो सेंटर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सेंटर में अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा का होता है और सभापति जो होते हैं वह राज्यसभा के होते हैं। यह व्यवस्था जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। कानून निर्माण की विधि जो है हम लोग वहीं से लिए हैं। हम लोग जानते हैं कि संविधान कानून बनाने के लिए जो है वह सबसे पहले बिल पेश होता है, उस पर चर्चा होती है और उस पर तब फिर लास्ट में जो है वोटिंग करा करके उस पर निर्णय लिया जाता है कि यह स्वीकृत हुआ या नहीं हुआ। हम लोग आगे पढ़ेंगे संविधान के अन्य क्लास में, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं कि कनाडा से हम लोग क्या लिए थे। तो अर्धसंघात्मक व्यवस्था हमारे के यहाँ है और यह व्यवस्था जो है हम लोग कनाडा से ही लिए हैं। अब अर्धसंघात्मक व्यवस्था में क्या होता है? एक केंद्रीय सरकार तो होती ही होती है, लेकिन उसके अंतर्गत कुछ इकाइयों की भी सरकार होती है, जैसे राज्यों की जो सरकार होती है और एक केंद्रीय सरकार होती है। विशेष परिस्थिति में जब आपातकाल वगैरह की बात उठ जाए तो उस स्थिति में है केंद्र सरकार पावरफुल हो जाती है, लेकिन सामान्य स्थिति में जो है दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में कार्य का निर्वहन करते रहती है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब शक्तियों का बंटवारा के संबंध में बात हो रही थी उस समय 3 सूचियों का जिक्र हमने किया था, एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी संपत्ति सूची। इन सूचियों पर जो है कानून बनाने का जो है अधिकार, तीनों चीजें हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन बच्चों जब हमारा संविधान बना था तो वह 1949 का समय था। बहुत से ऐसे विषय अब डेवलप्ड हो गए हैं जो उस समय नहीं हुआ करते थे, जैसे कंप्यूटर का विषय हो गया, जैसे आपके जो है एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए, जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया। इस तरह की चीजें डेली जो है बन रही है और उस पर नियम बनाने की जरूरत है। तो ऐसे नियम तो उसकी चर्चा नहीं है संविधान में, तो कौन बनाएगा ऐसे नियमों पर संविधान? तो ऐसे
ऐसे कानून, तो ऐसे नियमों का जो है कानून बनाएगी, वह बनाएगी केंद्र सरकार। और यह संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत जो है केंद्र सरकार को ऐसा अधिकार प्राप्त है। अब याद रखेंगे आप लोग कि अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां हैं जो तीनों सूची में जिसका जिक्र नहीं किया गया है और उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह किसको है, वह केंद्र सरकार को है। ठीक है, चलिए अमेरिका की तरफ चलते हैं, यूएसए की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स, जस्ट अगला क्लास आपका इसी पे होने वाला है, तो आप लोग खूब अच्छे से इसको समझ लेंगे। पूर्व में भी इसकी चर्चा की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन, अब देखिए हमारी जो कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, उसको अपने ही डिसीजन तथा किसी अन्य डिसीजन, किसी अन्य कानून का जो है रिव्यू करने का अधिकार है। वह उस पर फिर से जो है विचार कर सकती है कि ऐसा तो नहीं है कि वह जो है फैसला गलत हो गया था। इस तरह की चीजें जो है हम लोग अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि की बात भी जो है वहीं से हम लोग ली गई है। चलिए जर्मनी की बात करें तो जर्मनी आपातकाल जो होता है, आपातकाल में मूल अधिकारों का जो है बच्चों क्या होता है, वह उल्लंघन भी किया जा सकता है। सरकार जो है वह आपके मूल अधिकार पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन अनुच्छेद 20 जो है आपको और 21 जो है, ये दो अधिकार जो है बच्चों मूल अधिकार का, उस पर कानूनन जो है बैन नहीं लगाती है गवर्नमेंट, क्योंकि वह हमारे जीवन से संबंधित होता है और किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी से जो है 20 अनुच्छेद जो है वह रोक लगाती है। आपको बिना मतलब के गवर्नमेंट ऐसे भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आपातकाल की जो बात हम लोग कर रहे हैं थोड़ी सी जल्दी में, कि आपातकाल 3 प्रकार से लगता है। एक लगता है 352, दूसरा लगता है 356 और तीसरा लगता है 360। 352 के तहत क्या लगता है, वह जब किसी भी देश के द्वारा बाह्य आक्रमण हो जाए या घर में ऐसी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, सशस्त्र विद्रोह आदि हो जाए, तो उस स्थिति में वह लगता है 352। ठीक है, 356 जिसे हम लोग एक ट्रेंड के रूप में जानते हैं, राष्ट्रपति शासन आम बोलचाल की भाषा में की जाती है। वह जब किसी राज्य की आंतरिक स्थिति जो है संविधान के अनुसार चलने के लिए उपयोगी न रह जाए और राज्यपाल ऐसी अनुशंसा राष्ट्रपति को कर दे कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है, तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है। और संविधान के 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, जो अभी तक बच्चों हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि इस पेंडेमिक में भी यह लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा जानते हैं, फ्रांस की ओर चलते हैं। फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग जानते हैं, वहां से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। हमारे प्रस्तावना में इसका जिक्र है। इसकी विशेषताओं के बताने के क्रम में यह चर्चा ऑलरेडी की जा चुकी है। जहां तक बात है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की, तो यह भी चीजें जो है हमारे प्रस्तावना में वर्णित है और इसकी चर्चा की जा चुकी है। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे आप देखेंगे, यह क्लियर आपको हो जाएगा। चलते हैं दक्षिण अफ्रीका की तरफ और वहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। देखिए संविधान जब बना था तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार बना था और उसमें समय के अनुसार जो है संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा उन लोग को विश्वास था। तो संशोधन हमारे संविधान में जो होता है वह अनुच्छेद 368 के तहत होता है और इसकी जो है एक संशोधन जो होता है वह साधारण बहुमत के आधार पर होता है, दूसरा संशोधन जो होता है वह एक विशेष बहुमत के आधार पर होता है। तो विशेष बहुमत अर्थात जो है उसमें 2/3 सदस्यों का जो है होना, हस्ताक्षर होना, सहमति होना आवश्यक होता है। साधारण बहुमत से हम किसी राज्य के नाम, किसी राज्य का जो है क्षेत्र आदि परिवर्तन जो है एक साधारण संशोधन के द्वारा ही संभव है बच्चों, यह जान लीजिए आप लोग। चलिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, जैसे किस प्रकार से पर हम लोग अभी जानते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में कि किस किस प्रकार का जो है निर्वाचन की प्रक्रिया हमारे देश में अपनाई जाती है। तो यह प्रक्रिया जो होती है वह प्रत्यक्ष रूप न होकर के अप्रत्यक्ष तरीके से होती है, यह हम लोग याद रखेंगे केवल यहाँ पे। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं, समवर्ती सूची की बात करते हैं। समवर्ती सूची हम लोग देखे थे कि उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो यह व्यवस्था हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। फिर जो है संसद की संयुक्त बैठक,
संसद की संयुक्त बैठक, जब दोनों सदनों में किसी विचार को लेकर के मतभेद हो जाती है तो उसको सुलझाने के लिए जो है संयुक्त बैठक की व्यवस्था भी की गई है, जो हम लोग कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि बनाई गई है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सारे कार्य का निष्पादन किया जाएगा। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब थोड़ा सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे 2 मिनट चर्चा कर ले हम लोग कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह जो है जस्टिसिएबल नहीं है। जस्टिसिएबल नहीं है अर्थात क्या कहने का मतलब हुआ कि यह जो है इसको आप लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि साहब देखिए इस जो है नीति निर्देशक तत्वों का जो है पालन नहीं किया जा रहा है, आप सरकार को आदेश दें कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन करें, पहली चीज। दूसरी चीज कि नीति निर्देशक तत्वों का जो है जब भी कोई गवर्नमेंट, जब भी कोई राज्य सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो उन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखती है जिसमें राज्य के नागरिकों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने हेतु तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो सरकार बनाती है समय समय पर, वह उसको गाइडलाइंस को पालन करते हुए बच्चों बनाती है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे हाथी है, हाथी एक संविधान सभा के मोहर के रूप में यूज होता था। आप सर BN रॉय जो थे वह संवैधानिक विधि सलाहकार हुआ करते थे। फिर अयंगर साहब जो थे वह ड्राफ्टमैन थे। ये चीज़ें फैक्चुअल जो चीज़ें हैं इसको आपको याद करने की केवल ज़रूरत है। आप जो है NN मुखर्जी का नाम जो है मुख्य ड्राफ्टमैन के रूप में याद कर सकते हैं। अयंगर साहब जो थे वह सचिव थे, मुझसे लगता है शायद शुरू में प्रारूपकार निकल गया था। खैर इसको आप याद रखेंगे, अयंगर साहब को सचिव के रूप में याद करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यह नाम जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बहुत सी परीक्षाओं में आता है कि संविधान सभा जो बनी थी वह जो पूरा लिखने का कार्य जो संविधान किया गया था कौन साहब किए थे, तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ही अपने सुंदर अक्षरों से पूरा संविधान को लिखने का कार्य किया था। और नंदलाल बोस जो शांति निकेतन जो है आपका, वहाँ के नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी ने इनको सजाने संवारने का कार्य किया था। और जब बात आती है इसके हिंदी संस्करण लिखने की तो उसमें बसंत कृष्ण वैद्य जो है, बसंत कृष्ण वैद्य जो है हिंदी संस्करण को लिखने का काम किए थे। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी, इसकी चर्चा हम लोग शुरू में ही कर दी है, पिछले स्लाइड में इसकी चर्चा थी। तो इसको आप लोग बच्चों याद रखने का प्रयास करेंगे। हम लोग चलते हैं अब कंक्लूजन की तरफ और यह जानने का प्रयास करते हैं लास्ट में कि संविधान जो होता है किसी भी देश की जो है आवश्यक शर्त होती है। संविधान वहाँ की स्थिति, वहाँ के समय के अनुकूल होती है और यह संविधान जो है किसी भी देश को व्यवस्थित करने में जो है कार्य करती है। अगर हम लोग शुरू में एक नियम से समझने का प्रयास किए थे जो आपके स्कूल से और इस गया गाइडलाइंस माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए थे कि नियम की क्या आवश्यकता होती है, तो संविधान किस प्रकार कार्य करता है वो हम लोग ऑलरेडी पहले ही समझ चुके हैं। संविधान के द्वारा ही किसी देश का, किसी समाज का कल्याण संभव है। ठीक है, चलिए अब कक्षा के लास्ट में कुछ प्रश्न यहाँ पर ऐड किए गए हैं। हम समझते हैं कि आपने अगर इस वीडियोस को, इस लेक्चर्स को ठीक से सुना होगा तो निश्चित रूप से जो है प्रश्नों का उत्तर दे पाने में सक्षम होगा। जैसे बात करते हैं संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, मूल अधिकार हमारे संविधान में है, बिल्कुल है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। दोहरी नागरिकता है, नहीं है। दोहरी नागरिकता कहाँ है? USA में है। मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको प्रश्न दिया गया है, दूसरे स्लाइड में इसका आंसर दिखा दिया गया है ताकि आप पहले बनाने का प्रयास करेंगे और नहीं बनता है तो अब जो है आप दूसरा उसका आंसर देखने का प्रयास करेंगे कि इसका आंसर क्या है। इस प्रकार से कुछ प्रश्न यहाँ पे शामिल किया गया है जो आप अपने खुद पढ़ने के बाद जो है उसको आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा रहा होगा और किसी भी प्रकार की आपको कोई त्रुटि समझ में आती है, कुछ सजेशंस आपको देने होंगे तो आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों को आपके फीडबैक का पूरा और बहुत बहुत जो है इंतज़ार रहता है। तो आशा करते हैं कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।